वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में सिर्फ क्लास 9 नहीं लेकिन सभी स्टूडेंट्स को जानना और पढ़ना बेहद ही ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा टॉपिक जो हम सब लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा रहता है और इस टॉपिक पे हमेशा डिस्कशंस जो हैं वो हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में होती रहती है। टॉपिक है आज का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब यहाँ इस टॉपिक की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग होती है वो होती है इलेक्शन से। क्या होते हैं इलेक्शन? इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। ठीक है? क्या इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो डिसीजंस लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक। अच्छा, अब कहता है इलेक्शंस अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट किया जाता है किसको? यहां असल में ना आप इलेक्टिंग होगा, सिलेक्टिंग नहीं होता, इलेक्ट होते हैं ना लोग। ठीक है, अब सिलेक्ट में इलेक्टिंग इज मोर प्रेफरेबल। ठीक है, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसमें हम क्या लेते हैं, इस मैकेनिज्म में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो लोग चुनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक डिसीजंस लेते हैं। दूसरी चीज कहता है कि दे एंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स एज पर विशेस ऑफ द पीपल। अब लोग इलेक्शन में ये श्योरिटी मिलती है, ये बात इंश्योर होती है कि जो भी डिसीजंस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिए जाएंगे वो लोगों के बिहाफ पे, लोगों के इंटरेस्ट में होंगे, पब्लिक के इंटरेस्ट में होंगे। क्यों? समझो। अब देखो, इलेक्शन होता है 5 साल के बाद। अब लोकसभा की ले लो, स्टेट असेंबलीज की 5 साल के बाद होता है। अब जो एमपी, जो एमएलए 5 साल के लिए बनेगा, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होना है तो इन्हीं लोगों के पास आना है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो चाहेगी कि जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं होंगे तो हो सकता है कि 5 ईयर्स के बाद ये लोग हमारा साथ ना दें। दूसरा, इलेक्शंस help voters to choose representative who will make laws for them and form the government and take major decisions। तो मैंने बताया कि इलेक्शंस में जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और लॉज जो है वो बनाते हैं। वोटर्स चूज करते हैं पार्टी। अब देखना पार्टी, अब देखो वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे वन पार्टी सिस्टम है। क्या है? चाइना। अब चाइना में क्या है? वन पार्टी सिस्टम है। जो भी छोटी अलाइड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको सबसे पहले जो चाइना की मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसे अप्रूवल लेना होता है। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ड्यूअल पार्टी सिस्टम है। क्या है? ड्यूअल पार्टी सिस्टम, लाइक यूएसए। तो अब ड्यूअल पार्टी सिस्टम में जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं दो में से किसी एक की जो है वो गवर्नमेंट बनेगी। अब कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जैसे इंडिया में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो
अपने अकॉर्डिंगली अलग होती है। अब ये मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में इन पार्टीज में से कुछ पार्टी या एक पार्टी जो है उसके पास मेजॉरिटी होगी। जब एक के पास मेजॉरिटी होगी तो वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसको हम कहेंगे सिंगल पार्टी, या जो वो गवर्नमेंट होगी उसको हम कहेंगे सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है। अब अगर एक के पास नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी स्टेट में 100 MLA सीट्स है, टोटल कितनी है 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब इन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कितने MLAs आएंगे 100 MLAs आएंगे। अब इन 100 में अगर हमारे पास पार्टीज कितनी है, A है, B है, C है, 3 है। अब इस A के पास आगे कितने 20, B के पास आगे 55 और C के पास आगे कितने 25। तो यहाँ पे जो B है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा, तो ये एक सिंगल पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर यही सिचुएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, क्या है कि वो सेम है, लेकिन इसमें इसी सेम सिचुएशन को कंसीडर करिए, यहाँ पे D लगा दिए गया। अब D भी है, अब D के पास क्या है, यहाँ पे क्या था हमारे पहले इसके B के पास थे 55, अब यहाँ B के पास इसके पास फिर कितने 25। तो अब जो ये है इसके पास 30 है। तो अब किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट बनेगी ये 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी, मिलकर गवर्नमेंट जो बनाएंगी उसको हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। समझ आ गया? यानी कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स नहीं होते, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं, मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज कहते हैं कि Thus election is a mechanism by which people can choose their representatives, जो मैंने आपको बताया, और ये रेगुलर इंटरवल्स में होता है। अब रेगुलर मतलब एवरी 5 years के बाद, जैसे हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसके बाद चेंज देम इफ दे विश टू। अब अगर पब्लिक चाहे तो वो अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं आफ्टर सेकंड इलेक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे कैरियर मेकअप नोट्स टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट में कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। क्या ऐसी चीजें हैं कि किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि डेमोक्रेटिक होता क्या है, इसके लिए हमने क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में डिफरेंस भी पढ़ाया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब डेमोक्रेटिक, जहाँ इसके फीचर्स मैंने डेमोक्रेसी के पढ़ाए थे, जहाँ पे 4 to 5 फीचर्स थे, वो जब फॉलो हो जाते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जो है या कोई भी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक माना जाता है। अब क्या है, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या चीज बनाती है, सबसे पहले एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, एवरीवन शुड हैव वन वोट वन वैल्यू। यानी जो लोग हैं, पब्लिक है, उसमें जो भी लोग क्या है अडल्ट सिटीजन्स हैं, उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोटिंग का राइट हो और सारे के सारे लोग फ्री हों, अपनी फ्री विल से किसी भी कैंडिडेट को चुन सकें। दूसरी चीज, और लोगों का क्या हो, वन वोट हो। क्या हो, वन वोट हो, यानी हर एक बंदे का एक ही वोट हो, हर एक बंदे को एक ही वोट डालने का अधिकार हो, और हर एक वोट की वन वैल्यू हो। यानी वन वैल्यू मीन्स कि अगर कोई एक
ऑफिसर जो है हायर लेवल का वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं और एक आम शख्स भी कर रहा है, तो उन दोनों के वोट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी। दूसरा, देयर शुड बी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू चूज फ्रॉम फ्रीडम टू कंटेस्ट इन द। अब क्या पार्टीज होंगी, मैंने आपको बताया मल्टी पार्टी सिस्टम, अब पार्टीज होंगी और कैंडिडेट्स होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो वो सारा भी हूँ, यानी हर एक को इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो है वो इजाज़त यानी परमिशन होनी चाहिए। फिर ये कहता है इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड ए रेगुलर इंटरवल, हर एक 5 साल के बाद या जो भी टाइम पीरियड हो उसमें इलेक्शन जो है रेगुलर होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट जो हैं वो प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, यानी वही बंदा वही कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट होना चाहिए जिसे लोग इलेक्ट करते हैं, जिसको इलेक्ट करने के लिए लोग वोट कास्ट करते हैं। इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर इन द डेमोक्रेटिक, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी इलेक्शन में कोई भी अनफेयर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अनफेयर एक्टिविटी मतलब कोई इस किस्म का ब्राइब देना या और किस्म की जो अनफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। इस इलेक्शन को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक। ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। कंप्लीट सीरीज पकड़नी है। क्लास 9th का कोई भी स्टूडेंट हो उसको फर्स्ट सीरीज जो हमारी है लेक्चर सीरीज, उसमें फर्स्ट लेक्चर से आगे सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने हैं। जब सारे लेक्चर आप अटेंड करोगे तभी अच्छे से आप समझ पाओगे इस पूरी सिविक्स को, और सिर्फ समझ ही नहीं पाओगे, किसी दूसरे को भी समझा पाओगे। आई होप। अब क्या आता है और इलेक्शन सिस्टम। अब हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है उसके बारे में, अब देखिए हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि फर्स्ट अ वोटर लिस्ट इज कंपाइल्ड, सबसे पहले एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है। आपको पता है कि इलेक्शन के लिए ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, एक जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम विच वी इलेक्ट MP, MLA एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वहाँ की जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है, यानी अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो ऑल ओवर द कंट्री जो है हर एक स्टेट से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक लोग जो है जो 18 ईयर्स कंप्लीट करते हैं उन सबको ऐड करके उनकी जो वोटर लिस्ट है वो कंपाइल की जाएगी। देन इलेक्शन डेट अनाउंस होगी। जब ये हो जाएगा यानी सबसे पहले वोटर लिस्ट बन जाएगी, हमारे मतलब इंडिया का इलेक्शन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, वोटर लिस्ट बन गई, उसके बाद इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। हो गया ये भी। अब कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन। अब एक कंट्री जो है वो डिवाइड है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए। अब ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनमें वो वोटर लिस्ट जो है उसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उनको लगाया जाता है, जो कंप्लीट जो है वो एक इट्स अ टाइप ऑफ यानी लोगों को सर्वे टाइप जो है वो करते हैं। फिर वोटर हैव इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लोकसभा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है MP लोकसभा के लिए जाता है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उससे एक बंदा जो है वो यानी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा में जाएगा। बट इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। फिर लोकसभा में जैसे हमारे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी पूरी कंट्री को लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो बांटा गया है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन करवाने के लिए, ताकि हर एक एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करके आएँ और अपने एरिया की जो बात है, उनके एरिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी लोकसभा में उनके जो सोल्यूशन है वो निकाल पाए। फिर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बनाए, ये भी आ गया समझ आपको। सिमिलरली हर एक स्टेट, अब ये हमने पढ़ी 543 क्या हमारे लोकसभा की, किसकी, लोकसभा की। अब लोकसभा क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट के ना 2 हाउस होते हैं, कितने, एक आ गया लोकसभा, सॉरी एक मिनट,
देखो, एक आ गया लोकसभा, दूसरा आ गया राज्यसभा। अब जो लोकसभा है ना, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, लोअर हाउस। इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। क्या? हाउस ऑफ द पीपल। और इसको हाउस ऑफ द स्टेट्स। क्यों? समझाता हूं। अब जो लोकसभा में एमपीज जाते हैं, उनको डायरेक्ट इन दोनों में कौन जाते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा में जो है उनके लिए डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी जैसे जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उनमें डायरेक्ट हम वोट करते हैं। बट इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोगों का हाउस, यानी लोग डायरेक्ट वोट करके भेजते हैं ना। अब दूसरा है राज्यसभा। अब राज्यसभा का हाउस ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में जिन एमपीज को भेजा जाता है, उनके लिए जो हर एक स्टेट है उसके जो एमएलएज हैं वो इलेक्ट करके उनको भेजते हैं। अब दूसरा आता है कि डेट्स ऑफ जनरल, फिर ये हो गया। अब लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स में, वो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाते हैं। यानी हर एक स्टेट जो है वो उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं, ताकि वहाँ से डिफरेंट एमएलएज जो हैं वो चुन के आएँ और अपने अपने एरियाज़ की जो इश्यूज़ हैं उनको रेज करें स्टेट की असेंबली में। कि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी स्टेट में अगर एमपीज एमएलए सॉरी नहीं होंगे तो काम अच्छे से लोगों के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व किए जाएंगे, उन पे काम किया जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है स्टेट में, और उस सारे की सारी पॉपुलेशन के डिसीजंस जो हैं वो लेने के लिए उन हर एक एरिया का कोई कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अब हर एक स्टेट की डेट, उसके बाद क्या होता है? डेट जो है वो इलेक्शन की अनाउंस की जाती है, और उसके ईच पार्टी डिक्लेयर इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रिपेयर लिस्ट ऑफ नॉमिनेशंस। अब देखो, जो डेट अनाउंस होगी, अब क्या होगा? इलेक्शन की डेट, ये मैंने यहाँ बताया था आपको। जब अब हर एक पार्टी जो है वो डिक्लेयर करेगी एक मैनिफेस्टो और प्रिपेयर करेगी नॉमिनेशन की लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। अब आने वाले 5 साल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से काम करने जा रही है, क्या क्या काम करने जा रही है, उसमें वो क्या क्या लोगों की वेलफेयर के लिए क्या काम करेगी, एजुकेशन के लिए क्या करेगी, उस सब के लिए वो एक मैनिफेस्टो, एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को लेकर वो फिर पब्लिक के पास जाते हैं कि आप इस 5 साल हमें के लिए अगर हमें इलेक्ट करेंगे तो हम 5 साल में ये काम आपकी वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो करेंगे। अब ये आपका था इलेक्शन सिस्टम हमारा इंडिया का। अब हमारे जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो माना जाता है कि वो डिसीजंस लोगों के द्वारा लिए गए, यानी लोगों के बिहाफ पे लिए गए ना, तो इसका मतलब लोगों के द्वारा ही लिए गए। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें ये जो मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, ये डायरेक्टली पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक से बातचीत करते हैं, और क्या क्या डिसीजंस जो हैं वो ले रहे हैं वो पब्लिक को बताते हैं, रैलीज करते हैं। ये इसको कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो लोगों के पास जाती हैं, वो वहाँ लोगों को बताती हैं कि हम ये काम जो है आने वाले 5 साल में करेंगे, और इसलिए आप हमें इलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अच्छा, इसी के साथ ये आज का जो लेक्चर है ये आप पढ़िएगा, और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम
नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके कमेंट का जो है वो रिप्लाई देंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा इस लेक्चर को और उसके बाद जो है डायरेक्टली जाके टेलीग्राम से इसका जो PDF है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।